हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एंड कॉन्सेप्ट्स। एंड आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ रशिया रिकॉग्नाइजेस तालिबान। रशिया ने ऑफिशियली तालिबान को अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के रूप में रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। इसका जियो पॉलिटिक्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा? सो यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स प्लस आईआर एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का टॉपिक बन जाता है। तालिबान की लेजिटिमेसी, सेंट्रल एशिया सिक्योरिटी और इंडिया का अफ़गान पॉलिसी पे इसका इम्पेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक इज़ इंडिया एंड जीएलओएफ प्रिपेयर्डनेस। इंडिया के एनडीएमए के गाइडलाइंस, अर्ली वार्निंग सिस्टम और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के ज़रिए प्रिपेयर्डनेस इम्प्रूव की है। इसी के लिए ये एनवायरनमेंट प्लस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड जियोग्राफी। से लिंक्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक इज़ लेगेसी ऑफ चोला। सो पीएम मोदी ने तमिलनाडु विजिट पे चोला रूलर्स को ट्रिब्यूट दिया और कहा कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव विजन और मैरीटाइम स्ट्रेंथ एक इंस्पिरेशन है। सो ये न्यूज़ हिस्ट्री इन पॉलिटी और इंडियन हेरिटेज से कनेक्ट होती है। Our fourth topic is citizenship and electoral rolls controversy. बिहार में इलेक्टोरल रोल रिवीजन के टाइम कुछ पॉलिटिशियंस ने अपोज किया कि सिटीजनशिप वेरीफाई क्यों हो रही है। यूपीएससी के लिए ये पॉलिटी एथिक्स एंड गवर्नेंस, ब्रेन स्टिमुलेशन। सो यूपीएससी के लिए ये साइंस एंड टेक एंड प्लस हेल्थ। So let's start with the first topic, that is Russia recognizes Taliban. So रशिया ने ऑफिशियली तालिबान की गवर्नमेंट इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान दैट इज़ IEA को रिकॉग्नाइज़ कर लिया है और अब तालिबान के एम्बेसडर गुल हसन मॉस्को में हैं। ये एक मेजर डिप्लोमेटिक चेंज है क्योंकि रशिया ने पहले तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना था। अगर हम बैकग्राउंड देखें तो देखते हैं कि रशिया एंड तालिबान का कैसा रहा है। फ्रॉम 1996 to 2001 रशिया ने तालिबान को कभी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। रशिया ने नदन अलायंस को हेल्प किया और प्लस यूएन सैंक्शन का भी सपोर्ट किया। 2003 में रशिया ने तालिबान को टेररिस्ट ग्रुप भी डिक्लेयर किया था। व्हाट हैपेंड आफ्टर 2010? सो जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से निकलने की प्लानिंग शुरू की तो रशिया ने क्या किया? रशिया ने तालिबान से अनऑफिशियल टॉक्स शुरू की। इनका मेन गोल था काउंटरिंग ISK दैट इज़ इस्लामिक स्टेट खोरसान प्रोविंस, ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करना, रोकना और अपने रशियंस जो लोग थे उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना। अब रशिया के ऑफिशियल्स ने तालिबान को क्यों रिकॉग्नाइज़ किया है? सो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये रियलिटी एक्सेप्ट करना होगा। रशिया के लिए तालिबान एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी बन चुका है, मतलब चाहे पसंद हो या ना हो, पावर उनके ही पास है। एंड टेररिज्म को अगर देखें तो रशिया और तालिबान दोनों ISK के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। और अगर ट्रेड और कनेक्टिविटी की बात की जाए तो रशिया चाहता है कि अफ़गानिस्तान एक ट्रांजिट रूट बन सके जिससे वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया तक एक्सपोर्ट कर सके। हमारे कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे तालिबान अभी भी रशिया की ऑफिशियल टेररिस्ट लिस्ट में है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बैन टेम्परेरी सस्पेंड की है। अगर ये देखें कि रशिया के इस मूव से जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले सेंट्रल एशिया और चाइना। हो सकता है कि सेंट्रल एशियान कंट्रीज़ और चाइना भी रशिया के जैसे ही तालिबान को रिकॉग्नाइज़ करें। रशिया ने एक तरीके से ये देखा जाए तो एक नया मॉडल सेट किया है, वैल्यू बेस्ड पॉलिसी नहीं, प्रैक्टिकल इंगेजमेंट की जाए। इंडिया ने अभी तक ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दिया है तालिबान को, लेकिन डिप्लोमेटिक और ह्यूमैनिटेरियन टाइज हमने मेंटेन कर रखा है। कश्मीर पे भी तालिबान के साथ कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं हमारे, और इंडिया का अप्रोच है कि इंगेज करो बट ऑफिशियली सपोर्ट मत दो।
ये एक ऐसा स्टेप है जो ये दिखाता है कि रशिया पावर वैक्यूम में अपनी जगह बनाना चाहता है, स्पेशली यूएस के वहाँ से निकलने के बाद। लेकिन अगर तालिबान टेररिज्म कंट्रोल नहीं कर पाए तो रशिया अपने डिसीज़न को रिवर्स भी कर सकता है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के लिए फ़िलहाल यही ही सही रहेगा कि वो इंगेजमेंट मेंटेन करे पर रिकॉग्निशन को डिले करें जब तक तालिबान अपनी लेजिटिमेसी प्रूव नहीं कर देते। Our second topic is India GLOF preparedness. So recently 8th of July को नेपाल ने एक्सपीरियंस किया था GLOF इवेंट ऑन लेंडे रिवर पर जो फ्लो होती है तिब्बत से नेपाल। इसमें एक ब्रिज और ब्रिज के साथ साथ भोते कोशी रिवर के 4 हाइड्रो पावर प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और नेपाल का अप्रॉक्स 8% पावर सप्लाई बंद हो गया है। अगर हम ट्रांस बाउंड्री वाटरशेड प्रॉब्लम की बात की जाए तो GLOF इवेंट्स क्रॉस बॉर्डर भी हो सकते हैं, जैसे तिब्बत हो गए, नेपाल, इंडिया। चाइना ने वार्निंग नहीं दी और कोई फॉर्मल अर्ली वार्निंग प्रोटोकॉल भी नहीं है। और नेपाल में पहले भी 2024 में सोलू खुम्बू और हुमला डिस्ट्रिक्ट में GLOF इवेंट्स देखे हैं। सो GLOF यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता क्या है? सो लेक आउटबर्स्ट फ्लड एक ऐसा सडन फ्लैश फ्लड होता है जो तब होता है जब किसी ग्लेशियर लेक का पानी अचानक से बर्स्ट हो जाए या ब्रेक हो जाए, मोस्टली बिकॉज ऑफ द मोरेन डैम के ब्रेक होने की वजह से। ये फ्लड नीचे के एरियाज़ में जैसे विलेजेस हो गए, डाउनस्ट्रीम के जो एरियाज़ होते हैं जैसे विलेजेस, ब्रिजेस, हाइड्रो पावर प्लांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इंडिया में GLF का रिस्क क्या है? सो इंडिया में 28,000 ग्लेशियर लेक्स हैं इन हिमालयन रीजन और अराउंड 7,500 हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक्स हैं। मॉनिटरिंग डिफ़िकल्ट है ड्यू टू हार्श टेरेन, लिमिटेड एक्सेस और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। GLOF इवेंट्स अगर देखें कि इंडिया में उसके कॉजेज़ क्या हैं, सो आइस एवलांचे या लैंडस्लाइड हो गए, एक्सेसिव मेल्ट वाटर का प्रेशर हो जाता है जो ग्लेशियर्स से निकलते हैं, देन वीक मोरेन डैम्स हो गए और अर्थक्वेक। ये कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जिनके कारण ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है इंडिया में। और टाइप्स देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ ग्लेशियर लेक्स। एक है सुप्रा ग्लेशियल एंड सेकेंड वन इज़ मोरेन डैम्ड लेक्स। ग्लेशियर के ऊपर डिप्रेशन में ये जो सुप्रा ग्लेशियल है ये फॉर्म होता है डिप्रेशन में, ग्लेशियर के अपर डिप्रेशन में बनता है एंड देन ये प्रोन होता है, मतलब ये मेल्ट होता है समर मंथ्स में। और अगर मोरेन डैम्ड लेक की बात की जाए तो ग्लेशियर के स्नाउट पर मेल्ट वाटर कलेक्ट होता है और जो मोरेन डैम है वो वीक होते हैं जनरली, तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं बिकॉज ऑफ द सडन फेलियर। चुका है कि कॉजेज़ क्या क्या हैं। के रिस्पॉन्स की बात की जाए, सो प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन हम अभी क्या कर रहे हैं। NDMA नेशनल प्रोग्राम लगभग $20 मिलियन का एलोकेट का बजट हुई है और 195 जो रिस्क ग्लेशियर लेक्स हैं वो आइडेंटिफाइड किए गए हैं। पहले 56 था, अब वो एक्सपैंड हुआ है टू 195। 5 मेजर गोल्स हैं जो कि की ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो 5 मेजर गोल्स हैं हमारे। पहला है हैज़ार्ड असेसमेंट ऑफ लेक्स, असेसमेंट करना। सेकंड, इंस्टॉल करना ऑटोमेटेड वेदर एंड वाटर स्टेशंस। अर्ली वार्निंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करना ऑन डाउन स्ट्रीम। वाटर लेवल रिडक्शन और फ्लो का डाइवर्जन। देन कम्युनिटी इंगेजमेंट, community engagement for risk reduction। साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए, सो क्या यूज़ किया जा रहा है? SAR इंटरफेरोमेट्री,
सैटेलाइट से स्लोप स्टेबिलिटी ट्रैक करना। देन आर्ट ऑफ द एनालाइजिंग माइक्रो चेंजेस इन स्लोप स्टेबिलिटी यूजिंग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। देन डेप्थ एंड वॉल्यूम मेजर की जाएगी। देन ERT, मोरेन डैम के नीचे आइस कोर्स डिटेक्ट करना। ओके, एंड UAV सर्वेज फॉर एरियल मैपिंग। और अगर ऑन ग्राउंड वर्क देखें कि ग्राउंड एक्शन क्या है, तो स्टेट जैसे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे स्टेट्स में मल्टी इंस्टीट्यूशनल एक्सपीडिशन कंडक्ट की जा रही है। देन क्रिटिकल नीड फॉर द कम्युनिटी इंगेजमेंट है टू इंश्योर कल्चरल सेंसिटिविटी को ध्यान में रख के, क्योंकि कुछ जो लेक्स है वो काफ़ी सेक्रेड हैं, तो लोकल कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करना भी इम्पॉर्टेंट है। देन मॉनिटरिंग स्टेशंस इंस्टॉल किए गए हैं सिक्किम में। देन ITBP को हाई एल्टीट्यूड में वार्निंग रोल दिया गया है, असाइन किया गया है। चोला लेगेसी एंड इंस्पिरेशन। चोला डायनेस्टी साउथ इंडिया का एक गोल्डन पीरियड था विद एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग नेवी, कल्चरल पैट्रोनेज और साउथ ईस्ट एशिया तक इनका इन्फ्लुएंस था। और राजा चोला की लेगेसी को इंडिया के लिए एक एंशियंट रोड मैप कहा है। तो वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल ट्रिब्यूट नहीं है, बल्कि एक विजन है कि हम अपने ग्लोरियस पास्ट से क्या सीख सकते हैं। चोला डायनेस्टी की बात की जाए तो ये साउथ इंडिया की एक पावरफुल और विजनरी राजवंश थी, जो मेनली 9 to 13 सेंचुरी के बीच इन्होंने रूल किया, स्पेशली तमिलनाडु और उसके सराउंडिंग रीजन्स में। राजा चोला ने एम्पायर को यूनिफाई किया था, बहुत ही पावरफुल नेवी बनाई, एक्सपेंड किया था अपने एम्पायर को, और प्रमोट किया था ट्रेड एंड टेम्पल आर्किटेक्चर को। इनका एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इंक्लूड था। राजेंद्र चोला ने एम्पायर को और एक्सपेंड किया। उनका जो एक्सपेंशन था वो था गैंजेटिक प्लेन्स तक के इन नदर्न इंडिया, और इनकी नेवी ने साउथ ईस्ट एशिया तक एक्सपीडिशन किए, लाइक मॉडर्न डे इंडोनेशिया, मलेशिया एंड श्रीलंका। उन्होंने नॉट जस्ट टेम्पल बनवाए जैसे बृहदेश्वर टेम्पल, जो एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, बल्कि टेम्पल्स को गवर्नेंस और इकोनॉमिक हब्स भी बनाया। टेम्पल इंस्क्रिप्शन में लैंड रेवेन्यू, ट्रेड रिकॉर्ड्स और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के डिटेल्स मिलते हैं, जो ये बताता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना एडवांस था। चोलास की नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने ओवरसीज़ एक्सपीडिशन किए बिना किसी कॉलोनियल इंटेंशन के, ट्रेड और इन्फ्लुएंस के लिए, और ये इंडिया की एंशियंट सॉफ्ट पावर और मैरीटाइम स्ट्रेंथ का प्रूफ है। चोला लेगेसी को हाईलाइट कर रही है क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन बन सकता है मॉडर्न इंडिया के लिए। एफिशिएंट गवर्नेंस, कल्चरल रिचनेस और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस का ब्लेंड। अगर हम UPSC रेलेवेंस की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर, चोला आर्किटेक्चर, टेम्पल इंस्क्रिप्शन, उनकी गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे कि सभा सिस्टम, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उनके इंटरनेशनल रिलेशंस, मैरीटाइम ट्रेड थे विद साउथ ईस्ट एशिया, शो करता है कि इंडिया का जो एंशियंट इंडो पैसिफिक प्रेजेंस कितना स्ट्रॉन्ग था। और मॉडर्न कनेक्शन ये है कि एक एंशियंट रोड मैप है फॉर द विकसित भारत। टॉपिक इज सिटीजनशिप एंड इलेक्टोरल रोल्स। सो बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं, इसलिए ECI वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं, पर कुछ पॉलिटिशियंस ने इस प्रोसेस पर ऑब्जेक्शन किया है। उनका ये कहना है कि सिटीजनशिप वेरीफाई नहीं करनी चाहिए। भारत का सिटीजन होना वोट देने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सो आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है टू कंडक्ट इलेक्शन एंड वोटर लिस्ट बनाने की और उसको रिवाइज करने की। सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल या लेजिस्लेचर फॉर एवरी स्टेट
इज बेसिस ऑफ द एडल्ट सफराज, विच मीन्स भारत का सिटीजन होना, वोटिंग देने का जो राइट्स है सिर्फ उनके पास होगा जो भारत के सिटीजन हो, 18 ईयर्स से उनका जो एज है वो ज़्यादा हो, और किसी भी लॉ के अंडर वो डिस्क्वालीफाइड ना हो। भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं फ्रॉम वोटिंग से। लॉ क्या कहता है, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 with the preparation of electoral rolls and delimitation. So article 15 जो डील करता है विद द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द ECI इलेक्शन कमीशन। सेक्शन 16 of 1958 deals qualification for registration in an electoral roll. Section 16(1)(a प्रोवाइड करता है इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, सो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे अगर वो भारत के नागरिक नहीं हैं। सेक्शन 16(2) प्रोवाइड करता है नेम ऑफ द पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड है, विच मीन्स अगर गलती से नाम आ गया है तो उनका नाम रिमूव किया जाएगा। सेक्शन 21 डील्स विद द प्रिपरेशन एंड रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। Section 22 deals with the correction of the entries. Section 23 deals with the inclusion of names in electoral rolls. Section 24 provide करता है उसका नाम गलत है या हटा दिया गया है या किसी आउटसाइडर का नाम आ गया है, सो वो अपील कर सकते हैं। 23(3) of 1950 Act which provide that no amendment, ट्रांसपोजिशन, डिलीशन और इंक्लूजन नहीं होगा लास्ट डेट आफ्टर द लास्ट डेट फॉर मेकिंग द नॉमिनेशंस फॉर इलेक्शन इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। लास्ट डेट के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन का रोल या उनकी ड्यूटीज़ क्या है? इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंश्योर करना कि वोटर लिस्ट में सिर्फ किन नेम्स हों। अगर कंप्लेंट आया है कि कोई नॉन सिटीजन का नाम लिस्ट में है तो इंक्वायरी करके डिलीट करना होगा। अगर ECI ऐसा नहीं करता तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्यूटी में फेल हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191 ये प्रोवाइड करता है कि अगर कोई सिटीज़न नहीं है तो वो MP या MLA बनने के लायक भी नहीं है। अगर किसी ने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली है या फॉरेन कंट्रीज से एलिजियंस शो करता है तो वो डिस्क्वालीफाइड होगा। सेक्शन 7 जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ओवरसीज सिटीज़न इन इंडिया। और सेक्शन 7(b)(2) कि OCI कार्ड होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं दिया गया है। जो भी OCI कार्ड होल्डर्स हैं उनके पास कोई भी उनको एंटाइटल नहीं किया गया है, कोई भी राइट्स नहीं है। कोर्ट ये कहते हैं डॉक्टर योगेश भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ UP एंड O90 लॉफुल रेजिडेंस ही मैटर करता है। इलीगल स्टे करने वालों को ऑर्डिनरी रेजिडेंस नहीं माना जा सकता। इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड एंड सिटीजनशिप, आधार कार्ड एक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ये प्रोवाइड करता है कि आधार नंबर जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। आधार सिर्फ रेजिडेंस को दिया जाता है, ये सिटीजनशिप कंफर्म नहीं करता। और पोजेशन ऑफ एन आधार कार्ड इज़ नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, विच मीन्स सिर्फ भारत के सिटीज़न ही वोटर लिस्ट में इंक्लूड हो सकते हैं, MP या MLA बन सकते हैं। नॉन सिटीज़न का नाम अगर गलती से आ गया है तो ECI का काम है कि वो उसको तुरंत डिलीट करे। आधार कार्ड होने का मतलब सिटीज़नशिप होना नहीं होता, और अगर ECI ऐसा नहीं करता तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मिसयूज़ कर रहा है। सो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना होगा, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं 324 एंड आर्टिकल 326 सेक्शंस हैं RPA एक्ट का। सिटीज़नशिप एक्ट के सेक्शंस इंपॉर्टेंट के जब भी वोटिंग राइट्स या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए।
डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ये साइंस एंड टेक का टॉपिक हो जाता है। ये एक एडवांस डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्या है, तो ये एक एडवांस मेडिकल टेक्निक है जिसमें डॉक्टर जो है वो ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया में इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट करते हैं, स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन टू ट्रीट सर्टेन डिसऑर्डर। ये इलेक्ट्रोड एक छोटी सी डिवाइस से कनेक्ट होता है जो जनरली चेस्ट के अंदर स्किन के नीचे लगाई जाती है, बिल्कुल एक पेस मेकर के जैसा। ये डिवाइस कंट्रोल्ड माइल्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन के अंदर भेजती है, जिससे एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी या केमिकल इम्बैलेंस जो है वो उसको ठीक किया जा सकता है। हाउ डज़ DBS वर्क? सो ब्रेन में कुछ डिजीज़ के टाइम न्यूरॉन्स का सिग्नल गलत या एबनॉर्मल हो जाता है। DBS जो है इन सिग्नल्स को इंटरप्ट करता है और इस स्टिमुलेशन की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है वो डॉक्टर एडजस्ट कर सकते हैं, और कुछ केस में पेशेंट भी अपने आप एक्सटर्नल प्रोग्रामर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेन से रिलेटेड या न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर्स जैसे कि पार्किंसंस डिजीज़, जब मेडिसिन काम करना बंद कर देती है, या एसेंशियल ट्यूमर्स, डिस्टोनिया जो मसल्स का टाइट हो जाना, मसल स्टिफनेस, या OCD, कुछ साइकियाट्रिक कंडीशंस, और अभी भी इस पे रिसर्च चल रहा है फॉर डिप्रेशन, एपिलेप्सी, सब में DBS का यूज़ किया जाता है। अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये रिवर्सिबल है। अगर डिवाइस बंद कर दिया गया तो इफ़ेक्ट चला जाता है, अनलाइक ब्रेन सर्जरी जो परमानेंट होती है। इस कंट्रोल डॉक्टर स्टिमुलेशन को फाइन ट्यून कर सकते हैं और ब्रेन को फिज़िकली डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, मतलब कि कोई भी ब्रेन टिश्यू डैमेज नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो UPSC की जर्नी में हैं। सो स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे क्यूरियस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to Curiosity and Concept. I'll see you in the next one with more concepts and clarity. Thank you.